नमस्कार साथियों। तो कंसंट्रेशन टर्म के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट 2 के अंदर जो बची हुई कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी वॉल्यूम बेसिस और मास बेसिस, उनको डिस्कस करेंगे। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए हम सीधे के सीधे आते हैं कि अगली टर्म हमारे पास कौन सी होगी। हमारे पास नेक्स्ट टर्म है, हमारे पास फोर्थ टर्म, डेट इज मोलैरिटी। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे मोलैरिटी की, और इस मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है ना। मेन तो आपका फॉर्मूला ही है मोलैरिटी का। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे याद। तो मोलैरिटी में देखो, हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपको क्या लेना है, सल्यूट अपॉन सोल्यूशन। तो सल्यूट का अभी तक हमने वेट या वॉल्यूम की बात कर रहे थे, बट इस बार हम क्या करेंगे कि जो भी आपका सल्यूट है उसके मोल्स की बात करेंगे, है ना। तो इसका जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है m इज इक्वल टू, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यानी यहां पे आपका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और ये किस में आएगी, लीटर में आएगी वॉल्यूम। ठीक है, और इन केस अगर आपको वॉल्यूम लीटर में तो दिया हुआ है, अगर उसकी जगह ml में दे दिया हो तब आप क्या करेंगे, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में होगा, ml में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपकी कहानी आ जाएगी। अच्छा, इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें इस नोटेशन में, सॉल्वेंट और सोल्यूट के सिंपल नोटेशन में, तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। एक तो ये हो जाएगा, या फिर NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। यह आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, इसी को अगर आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, WB गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, MB इंटू वॉल्यूम। ये अगर आपको ml में दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ml इंटू 1000 कर देंगे। तो एक आपका फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला नंबर 5 हो गया। ठीक है, आप इसको और भी ओपन कर सकते हैं आगे। जब हम इसी का लेक्चर को आगे करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में ये भी सीखेंगे कि रिलेशन कैसे निकाला जाता है आपकी इन जो टर्म्स हैं इनके बीच में। तो इन रिलेशन को भी हम सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उन फॉर्मूले को आप लिखते जाइएगा। आपको याद भी रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। अगर याद नहीं रहते इन केस तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, बट याद रहेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, आपको फायदा ही होगा। तो अगली जो हमारे पास टर्म है, 5th नंबर की टर्म, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है, इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद भी रखना है। नॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा यूज होगी रिडॉक्स में, टाइट्रेशंस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्वेश्चंस अगर मुझे देने हैं तो आप मोलैरिटी से ज्यादा नॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आपके फ्रेम होते हैं। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे लगता है। तो नॉर्मेलिटी की बात करें तो पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे कि इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा। आइए देखते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। बहुत ही आसान है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, बस कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे नॉर्मेलिटी को देखें तो कैपिटल N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, या इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, डिवाइडेड बाय, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब समझना ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअली में टर्म क्या है। तो ग्राम इक्विवेलेंट समझें, ग्राम इक्विवेलेंट इसको निकालने का जो तरीका होता है वो होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या होता है? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो एन फैक्टर आप सब जानते होंगे, एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी एन फैक्टर होती है, बेस के लिए उसकी एसिडिटी एन फैक्टर होती है, किसी भी सॉल्ट के लिए जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में वो उसका एन फैक्टर होता है। तो ये एन फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट हम और भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एन फैक्टर क्या हो गया। तो एन फैक्टर को समझने के लिए हमारे पास 3 टर्म है जिनको हमें देखना है। एक टर्म हमारे पास हो जाएगी एसिड की, एक टर्म हमारे पास हो जाएगी बेस की, और एक टर्म हमारे पास हो जाएगी सॉल्ट की। ठीक है, एन फैक्टर के लिए तो एसिड, बेस और सॉल्ट ये 3 टर्म आ गई। एसिड में क्या आ जाएगा, या तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड, या तो ऐसा लिखा जा सकता है, या फिर इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेसिसिटी। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी होती है। ठीक है, यहां पे हम बेस के बारे में लिख सकते हैं नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिलीज्ड, या फिर इसकी हम क्या करेंगे, एसिडिटी की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्ट के लिए क्या लिखेंगे, तो सॉल्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और टर्म इसमें ऐड कर लीजिए सॉल्ट के साथ साथ, यहाँ पे आपको काम आएगी वो टर्म, है ना, आ गया एग्जाम में तो आपको कहाँ घूमते फिरोगे इधर उधर। तो देखें वो टर्म क्या हो सकती है, सॉल्ट के साथ आयंस भी हो सकते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्ट हो गया, एक और टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं आयंस। तो आयंस के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट के लिए हमारे पास क्या बनेगा, देखें ध्यान से, सॉल्ट के लिए हमारे पास बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक, और आयंस में क्या होता है, चार्ज। ठीक है, तो ये आपके एन फैक्टर की टर्म्स हो गई। इन एन फैक्टर के टर्म के एग्जांपल को देखें, जैसे आपके पास HCl है, तो HCl के लिए जो एन फैक्टर होगा वो होगा 1, क्योंकि ये एक ही H प्लस देता है। H2SO4 है, तो इसकी बेसिसिटी हमारी कितनी होती है H2SO4 की, ये होती है हमारे पास 2। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो H3PO4, इसकी कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि आपका ट्राइबेसिक एसिड है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया H3BO3, तो H3BO3 का क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका मोनोबेसिक एसिड है। अच्छा, बेस में भी ऐसा ही कुछ होगा, तो बेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अगर हमारे पास NaOH है तो NaOH के लिए क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1। अगर हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जितना OH दे सकता है, यानी जितनी इसकी एसिडिटी होगी वो इसका क्या बन जाएगा, एन फैक्टर। ऐसे ही सॉल्ट में अगर आप देखें तो सॉल्ट में आपने NaCl सॉल्ट लिया, तो इस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का हुआ, एक Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया 1। ठीक है, अगर आप इसी में देखें Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट एल्यूमिनियम है कितने, 3 है एल्यूमिनियम, तो 2 है एल्यूमिनियम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आयन की बात कर रहा है, तो अगर आपसे कह दिया जी Mn+4 है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, एन फैक्टर +4 हो जाएगा। अगर आपसे कह रहा है O2 नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जितना भी आपको आयन के ऊपर चार्ज दे रखा है वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। तो कुल मिला के एन फैक्टर को समझना एक सिंपल छोटे से तरीके में यही है कि एन फैक्टर इन 4 के लिए अगर अपन डिफाइन करेंगे
तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी, बेस है तो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, सॉल्ट है तो उसके आयन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे कि 1 मोल बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हो आप। और आयन के लिए आपको पता है कि जो भी चार्ज उनके ऊपर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर अगर निकालते हैं तो रिडॉक्स के लिए एन फैक्टर होता है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपका रिडॉक्स का एन फैक्टर आता है। यही एन फैक्टर आपका यूज होगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर अगर आप कर देंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला जो है वो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका हो गया फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, आप इसको और डिटेल में लिख सकते हो, आपका अपना मन है, आपकी अपनी इच्छा है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है आपके ऊपर। मन का मतलब ये है कि आप इसको और डिटेल में लिखने का मतलब ये है कि ये सारी टर्म आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वॉल्यूम बेसिस टर्म। अब हम आएंगे आगे आपकी मास बेसिस टर्म के ऊपर। तो चलिए मास बेसिस टर्म को भी देख लेते हैं। तो मास बेसिस टर्म में हमारे पास जो पहली टर्म है, मास बेसिस टर्म में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो आपको क्या लिखवाई थी मैंने, आपका परसेंटेज या मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास, जो भी आपको लिखवाई थी उसी अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो मास बेसिस यहां पे लिख देते हैं, मास बेसिस। तो मास बेसिस टर्म में हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है हमारे पास मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मास परसेंटेज कैसे हम देखेंगे, समझेंगे। अगर आपने अब तक पीजीटी टीजीटी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी के पीजीटी और टीजीटी के लिए वीडियोस, लेक्चर इसी चैनल पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसका लिंक हम जैसे ही आप हमारे सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ जाते हैं, आप लोग हमसे जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके लिए भी कोई चार्ज हमारा नहीं है। ठीक है, बट आपकी तैयारी रहे, आप सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हैं चैनल में कंट्रीब्यूशन। तो अपन परसेंटेज की बात कर रहे थे, मास परसेंटेज, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वही फॉर्मूला है, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। बट इस बार क्या होगा, बेसिस टर्म हमारे पास क्या है, मास की है। तो बेसिस टर्म अगर हमारे पास मास की है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, मास की वैल्यू होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम डिफाइन करते हैं, परसेंटेज W/W से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि ये आपका फ्रैक्शन है और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू किसमें, परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए, परसेंटेज W/W इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा WB डिवाइडेड बाय W इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला नंबर आ गया कितना, 6 हो गया था, 7, फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 7 हमारे पास आ गया, जिसका है परसेंटेज W/W, डेट इज आपका क्या हो जाएगा, WB/W, यानी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आई होप यहां तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, फिर भी है तो यू कैन राइट डाउन ऑन द इन द कमेंट सेक्शन, तो आपको जरूर जवाब मिलेगा। इसके बाद अगली जो हमने टर्म लिखी थी डेट इज मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं साथ ही साथ, लगे हाथ, है ना। आइए, सेकेंड टर्म जो है हमारे पास डेट इज मोल फ्रैक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। अब मोल फ्रैक्शन को समझने का तरीका क्या है, सपोज एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके मोल हैं A और B के, ठीक है, और मुझे फ्रैक्शन निकालना है किसका, A का। तो A का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A प्लस B। ठीक है, टोटल में से कितना आपका वो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन क्वांटिटी। ठीक है, तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखें, इसको फॉर्मूले बेसिस में लिखना चाहें तो XA यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स
ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको क्या हो जाएगा Na डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं NT, N टोटल। ठीक है, तो टोटल मोल इन द सॉल्यूशन। अब टोटल मोल अगर निकालोगे तो NT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Na प्लस NB, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। Na आपका मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया और NB आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गया। अब इसके आगे देखें, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे देखें इसी फॉर्मूले को, अगर मैं XA लिख रहा हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया किसका, XA का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आप इसका फॉर्मूला नंबर 8 लिख दीजिए। ठीक है, इसी के अलावा एक और लिख सकते हैं XB, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बनेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? इसमें एक और चीज देख लो, मुझे पता है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो XA प्लस XB अगर आप ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, देखो यहां पे Na अपॉन NT प्लस NB अपॉन NT। NT मतलब Na प्लस NB, तो NT तो आपका क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा, यानी N, इसको आप लिख दो इस तरीके से, NT मत लिखो, चाहे Na प्लस NB लिख दो अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहां पे लिख सकते हैं Na प्लस NB, यहां पे भी लिख दीजिए Na प्लस NB। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, Na प्लस NB, ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा, Na प्लस NB। तो ये आपका क्या बन जाएगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? यानी सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, जितना भी आपका कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उन सबका अगर अपन सम करेंगे तो वो सम करके आपके पास कितना आएगा, वो सम करके आपके पास आएगा 1। किसका, मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया। आप सिंपली इन दोनों इक्वेशन को जोड़ सकते हो, ऐड करके आपके पास भी यही इक्वेशन आपके पास बनेगी। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई भी परेशानी? तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से एक और लिख सकते हैं, यहां पे फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलेज बनते जा रहे हैं और इन्हीं फॉर्मूले को आप पढ़ते जाएंगे, इन्हीं फॉर्मूले को आप करते जाएंगे तो आपका फायदा हो सकता है। तो ये हमारे पास टर्म थी मास बेसिस टर्म में, सेकंड मास बेसिस टर्म। इसके बाद हम अगली मास बेसिस टर्म करने की कोशिश करते हैं। यहां तक आपने कॉपी कर लिया हो, अगर उतार लिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं उतारा है तो उतार लीजिए। ठीक है, कभी कभी मेरा दिल में ख्याल आता है। आइए, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टर्म आती है मास बेसिस में, डेट इज मोलैलिटी। और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस पे आप चाहे स्टार लगा लें, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जो भी आपको लगता है उतने स्टार आप लगा सकते हैं। कौन सी टर्म है हमारे पास, मोलैलिटी। ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होगा, देखो अभी तक हम जो फॉर्मूला लेके चल रहे थे वो ले रहे थे सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन। इस बार फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस फॉर्मूले में हमारे पास आएगा सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फ्रैक्शन है। सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच के फ्रैक्शन में ही हमें इसमें कैलकुलेशन करना होगा। देखें किस तरीके से। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होगा, मोलैलिटी बोले तो स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा डेट इज इक्वल टू क्या बनेगा, मोल्स
ऑफ सोल्यूट। अजी बहुत बढ़िया जी, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हमें पता ही है क्या बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो किलोग्राम में आपके पास सॉल्वेंट का मास होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर अपन और लिखें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W क्या आएगा A, और ये किस में है, केजी में है। ठीक है, अगर ये आपका ग्राम में होगा तो आपका क्या हो जाएगा, NB डिवाइडेड बाय WA। अगर ये आपका ग्राम में है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आपका फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला नंबर हो गया 12। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 12। यहां पे मोलैलिटी में इंपॉर्टेंटली समझे, मास बेसिस क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इसमें हमें जो रेशो निकालना होता है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये बात अगर आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इस पे क्या लगवाया, ट्रिपल स्टार। आप 5 लगा लो, 6 लगा लो, जैसा आपका मन करे वैसे आप ट्रिपल स्टार लगा लो, है ना। कोई फर्क थोड़े ना पड़ना है, याद तो आपको वैसे ही करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या तो प्लीज लेट मी नो, बताएं, जरूर बताएं। ये आपकी कौन सी यूनिट हो गई, मोलैलिटी यूनिट हो गई। अब इस मोलैलिटी में आगे बढ़ते हैं। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी से क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इसका रेशियो आपका सबसे हटके है। ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपकी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। और सोल्यूट तो हमारे पास है ही है, सोल्यूट की तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करनी ही होती है। अब इसके बाद एक और क्वांटिटी है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं ppm। इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। लिख दीजिए इसके बाद पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन में 10⁶ में कितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट है। इसका भी फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया, से परसेंटेज मास होता है ऐसे इसका फॉर्मूला है, बट वहां पे परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, यहाँ पे आपका आउट ऑफ 10⁶ होगा। फॉर्मूला सेम ही होगा आपका, तो फॉर्मूला भी आप देख लें। यहाँ पे अगर मैं ppm लिख रहा हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, W किसका ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट। तो सोल्यूट आपका क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाय नीचे आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन W, और इनटू क्या हो जाएगा 10⁶। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला नंबर 13। इसमें किसी को कोई समस्या तो प्लीज लेट मी नो। क्या करना है, जो आपका परसेंटेज वाला पार्ट था उसी परसेंटेज वाले पार्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया, उसी परसेंटेज वाले पार्ट को हमने 100 की जगह 10⁶ से कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, उसके बेसिस पे निकाला। तो ये तो थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म, सारी की सारी पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, सेकंड, इन दोनों में हमने कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे लेक्चर वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और बेल आइकन आपको दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन को दबाना ना भूले। बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपके पास सीधे सीधे नोटिफिकेशन आता रहेगा हर लेक्चर का। और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज के बीच में आखिर रिलेशन क्या है, किस तरीके से हमारे सवाल इसमें बनेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस और आपका रिलेशन वाला लेक्चर होगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर तो है ही सारे के सारे, क्योंकि अभी हम बेसिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री में अभी सारे जितने चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो हम पहले करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, और ऐसे ही हमारा पीजीटी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ओके, सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल आगे ग्रोथ करे तो उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, औरों का भी भला करें, अपना भी भला करें। थैंक यू, बाय बाय।